हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं इंडियन राइटर्स में सबसे इम्पोर्टेंट रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। अगर आपको सिर्फ इंडियन राइटर में से एक ही राइटर या पोइट पढ़ना है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पढ़ लीजिए और काम खत्म। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं के ऊपर। ठीक है। अगर आप इस क्लास के नोट्स चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए कौशल नरवाल ऐप। वहां पे टेस्ट सीरीज में जाइए, वहां के कंटेंट में जाके आपको हर टॉपिक के फ्री नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल हैं। साथ में एक टेस्ट हर टॉपिक पे आपको दिया गया है। टेस्ट सीरीज के अंदर किस तरह के टेस्ट दिए गए हैं, देखो सभी टॉपिक पे एक एक टेस्ट तो फ्री दे रखा है आपको। ठीक है। साथ में आपको उसी टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपका जो टेस्ट सीरीज है वो किस लेवल की है। जैसे कि ये लिटरेचर पार्ट है पोइट्री का, इसमें 4 से 5 टेस्ट और डलेंगे। और 4 से 5 टेस्ट डलने के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डलेंगे। जैसे कि आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया। जैसे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फ्रेजल वर्ब डल दें। ठीक है। इस तरीके से हर टॉपिक पे आपको टेस्ट मिलेंगे। चाहे राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो, उनके भी एमसीक्यू आपको मिलेंगे। कहीं पे भी नहीं मिलेंगे डेडिकेटेड। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म हुआ था 1861 से 1941 पे। देखो मेरे भाई, एक भी अगर सेकंड आपने स्किप कर दिया ना वीडियो को, वहां पे क्वेश्चन छूट जाएगा। जितना मैंने ब्रीफ बनाने की कोशिश की ना उतना मैंने इसको ब्रीफ बनाया है। बिल्कुल भी ज्यादा मैटर नहीं लिया है, सिर्फ ये सोच के कि बहुत ज्यादा टाइम कम है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है। हर लाइन में क्वेश्चन बनता है। देखो भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। एनकोडर खराब हो गया था हमारा। चलो चल रहा है। चलो, यहाँ पे बॉर्न, ये पैदा हुए थे जोरांस्को मेंशन में। ये आता है किस, उस मेंशन का नाम क्या है जो आपका कलकत्ता में है, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुए थे। ये इनके घर का नाम है। ये बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे, एलीट क्लब में पैदा हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना मोस्टली रेज किए गए थे, बड़े किए गए थे। इनका पालन पोषण इनके नौकरों ने किया था। ऐसा बोला जाता है कि है ना, इनके घर में इनके फैमिली मेंबर से ज्यादा नौकर होते थे। ठीक है। तो उन्होंने ही इनके इनके भाई बहनों को और इनको बड़ा किया है। मदर और फादर के पास इनके इतना टाइम नहीं था कि वो इनको बड़ा कर सके। पोइट थे, प्रोफेशन की बात करें, राइटर थे, प्ले राइट थे, कंपोजर थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और पेंटर थे। साउथ एशियन बंगाली इनको कहा जाता है। ठीक है। इनके फादर का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था और मदर का नाम शारदा देवी था। टोटल 13 बहन भाई थे। 13 बहन भाई में ये यंगेस्ट थे। ठीक है। पैदा तो बहुत सारे हुए थे लेकिन सर्वाइविंग 13 बहन भाई थे ये। लिविंग जो थे वो 13 बहन भाई थे। और 13 के 13, ऑल 13 हैव रेपुटेशन। और ऑल 13 हैड रेपुटेशन। 13 के 13 अपने अपने एरियाज में महान थे, लेजेंड थे। अपने अपने वर्क्स में लेजेंड थे। सभी के सभी फेमस थे और सभी ने अपने अपने एरिया में महानता हासिल की थी। जैसे कि इनका जो ब्रदर थे विजेंद्र नाथ, ये एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उस टाइम के पोएट हुए हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सत्येंद्र नाथ। आप हिस्ट्री में भी इसको पढ़ते होंगे। ही वॉज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। पहले इंसान थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का पेपर पास किया था और पहले सिविल सर्वेंट थे। पहले आईएएस माने जाते हैं ये। पहले उस टाइम पे आईसीएस होता था। ठीक है। ज्योतिन्द्र नाथ ज्योतिन्द्री नाथ थे, वो एक म्यूजिशियन थे, प्ले राइट थे और कंपोजर थे। इनकी बहन स्वर्णा कुमारी नॉवेलिस्ट थी। ये चार इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने ही करने हैं। अब बात करते हैं उनके बारे में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बातें आपकी शुरू हो गई हैं। उनका जो सूडोनिम था, सूडोनिम क्या होता है? सूडोनिम क्या होता है? सूडोनिम होता है जो जो राइटर्स होते हैं वो अपनी वर्क्स में, क्रिएशन में उस नाम का यूज करते हैं। तो उनका नाम था भानुशिमा।
भानु शिवा यानी कि सन लॉयन। देखो भानु का मतलब सन होता है सूर्य, और शिवा यानी कि आपका लॉयन, आपका सिंह। ठीक है। उनके निक नेम थे गुरुदेव, कोबी गुरु, विश्वा कोबी, बर्ड ऑफ बंगाल। अच्छा, ये कोबी गुरु क्या है? कोबी, ये बंगाली वर्ड है कोबी। कोबी हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कवि हो गया। ये विश्वा क्या है? विश्वा, विश्वा यानी कि विश्व, विश्व कवि थे वो, विश्व का कवि कहा जाता है, तो बंगाली में उनको क्या कहा जाता था? विश्वा कवि। ही वॉज टाइटन अमंग द इंडियन राइटर्स ऑफ इंग्लिश वर्स, यानी कि पोइट्री के इतिहास में उनको दिग्गज माना जाता, टाइटन माना जाता था, महर्षि माना जाता था दशा। बार्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था उनको, लिस्पिंग पोइट कहा जाता था। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पेसक्राफ्ट। और देखो ये क्वेश्चन आ गया ना पेपर में, ज्यादातर क्या लगाएंगे? साइंटिस्ट के नाम लगाएंगे कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, ठीक है, बाबा जी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पेसक्राफ्ट किसे माना जाता था? आपको डिजाइनिंग के लिए, स्पेसक्राफ्ट की डिजाइनिंग के लिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पेसक्राफ्ट माना जाता था। सुपर अबंडेंट ऑप्टिमिज्म कहा जाता था इनके बारे में, यानी कि ये भरपूर पॉजिटिविटी से भरे हैं। ठीक है। सन ऑफ द इंडिया कहा जाता था, द सेंटिनियल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, एम्बेसडर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि इनको ब्रिज माना जाता था ईस्ट और वेस्ट के लिटरेचर सेक्शन का। ठीक है। इंडियन पोइट्स लॉरियट्स माना जाता था इन्हें। कहा जाता है इंडियन, इंडियाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ लेटर कहा जाता है, द सोल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए, मोर देन 2000 पोएम्स एंड 1400 सॉन्ग्स इन्होंने लिखे हैं। इंडिया और बांग्लादेश के जो नेशनल एंथम हैं वो इन्हीं के वर्क से लिए गए हैं। मुझे कमेंट करके बताइए किस वर्क से लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए छोड़ दिया। जनगण मन इंडियन नेशनल एंथम, बांग्लादेश नेशनल एंथम अमर शौनार बांग्ला, ये दोनों के दोनों इनके वर्क से ही लिए गए हैं। श्रीलंकाज नेशनल एंथम श्रीलंका माथा, ये भी इनके वर्क से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड क्यों बोला गया है, डायरेक्टली क्यों नहीं बोला गया? इनके एक प्यूपल थे, इनके एक शिष्य थे, डिसिपल थे, उन्होंने इनके वर्क को कॉपी करके ही श्रीलंका का नेशनल एंथम दिया है। उनका एक वर्क था, इनके जो स्टूडेंट थे ना, उनका एक वर्क था, उसी से वो श्रीलंकन एंथम लिया गया है। फेलो ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मेंबर थे ये इसके। नोबेल प्राइज मिला था इनको लिटरेचर में 1913 में, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। आपको सभी को पता होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे ये, और फर्स्ट लिरिसिस्ट थे जिन्होंने ये प्राइज, नोबेल प्राइज जीता है, जो यूरोप का नहीं था। ठीक है। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी गई थी किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इन 1915। 1950 में किंग जॉर्ज ने इनको, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, जो इन्होंने जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ था, मैस्कर यानी कि हत्याकांड, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, किलिंग ऑफ मैनी पीपल, तो 1990 में इन्होंने रेनाउंस यानी कि छोड़ दिया था, त्याग दिया था। ठीक है। क्या? इनका जो नाइटहुड की जो इनको आपको उपाधि दी गई थी। डेब्यू स्टोरी कौन सी थी? भिखारिनी, जो 1877 में लिखी गई थी। सिर्फ 16 साल के थे जब उस टाइम पे इन्होंने लिखा। 1941 में 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, बहुत लंबी बीमारी के कारण। देखो ये जो रिनाउंस किया था ना, छोड़ दिया था, तो उसके बारे में न्यूज़पेपर आर्टिकल है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब है ना, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये। ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, लिख लो भाई। ये गीतांजलि का आपका फर्स्ट पेज है, गीतांजलि जो आपकी बुक है, इसकी हर लाइन से एक क्वेश्चन आएगा। देखो, गीतांजलि आपके वर्क का नाम है जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था आपको। उसका इंग्लिश में नाम क्या रखा गया है? सॉन्ग ऑफरिंग्स। किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
क्या है ये? कलेक्शन ऑफ प्रोज है या ट्रांसलेशन मेड बाय द ऑथर फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली? यानी कि एक्चुअल में गीतांजलि जो वर्क है वो बंगाली में लिखा गया था, लेकिन बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो इंट्रोडक्शन है वो डब्ल्यू बी ईस्ट ने दिया है। किस प्रेस में छपा है? इतना इंपॉर्टेंट वर्क है तो प्रेस भी कई बार पूछ लिया जाता है। प्रिंटेड एट चिश्विक प्रेस फॉर इंडियन सोसाइटी। तो गीतांजलि क्या है? फिर से रिवाइज करवा देता हूं। यहाँ पे देखिए, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, ओरिजिनली रिटन इन बंगाली। 1910 में इसको पब्लिश किया था, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। बंगाली वर्जन के लिए इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ये गीतांजलि को ट्रांसलेट किया गया था 1912 में, किसके अंदर? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और जब इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको आपको ट्रांसलेट किया गया था तो इसका नाम रखा गया था सॉन्ग्स ऑफ रिंग। ओरिजिनली बंगाली पोयम जो थी उसके अंदर 53 पोयम्स थी, और बाद में ट्रांसलेशन करते टाइम 50 पोयम्स ऐड की गई थी। टोटल आपकी गीतांजलि के अंदर होगी 103 पोयम्स। बेसिकली गीतांजलि किस पे बेस्ड है? ये कन्वर्सेशन है किसके बीच में? पोइट एंड गॉड के बीच में। और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका इंट्रोडक्शन डब्ल्यू बी ईस्ट ने लिखा था। अदर इंपॉर्टेंट वर्ड करते हैं। सबसे जो फेमस इसकी स्टोरी है वो है काबुली वाला, एक शॉर्ट स्टोरी है। इसके जो प्रोटोगोनिस्ट हैं वो कौन कौन हैं? एक रहमत फ्रूट सेलर है जो काबुल से आता है, और कलकत्ता में रहने वाली एक 5 साल की लड़की है मिनी। जब वो डेली फ्रूट बेचने आता है तो इनके बीच में बातचीत होती है और स्नेह बढ़ जाता है। ये एक दूसरे के साथ डेली खेलते हैं, अपना टाइम बिताते हैं। तो क्या होता है, किसी कारणवश ये रहमत के ऊपर कुछ इल्जाम लगा के इसको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है इसकी। और बहुत सालों के बाद जब रहमत जेल से बरी होता है, वो हमेशा मिनी को याद करता है और मिनी से मिलने जाता है। लेकिन मिनी अब बड़ी हो चुकी होती है, उससे जब वो मिलता है तो अ, वो उसको पहचानने से मना कर देती है, और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये 11 लाइन पोयम है और ये फ्री वर्स में लिखी गई है। वेरी 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 बंगाली टाइटल है चित्तो जेथा भयोशुना। भयोशुना, भय शून्य। भय शून्य यानी कि जब भय नहीं होता है। तो ऐसा ही इसका इंग्लिश में टाइटल है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हेवन ऑफ फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाली में लिखी गई है। मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो है ना इन्होंने बंगाली में लिखे हैं, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। गोरा। गोरा एक स्टोरी है लव अफेयर की, दो कपल्स के बीच में, गोरा और सुचित्रा और बिनोय और ललित। इनकी जो स्टोरी है वो पैरेलल चलती है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो गोरा होता है और ये ब्रह्म समाज को फॉलो करता है। नेक्स्ट है एक नोवेल का नाम है द होम एंड द वर्ल्ड, घर बायरे। इनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन है? निखिल एंड बिमला। ये करेक्टर्स है, इनको लर्न करना है। चंडाली का एक प्ले है, 1938 में लिखा गया था। ये अनटचेबल गर्ल इसका बंगाली में टाइटल था। ये एक अनटचेबल गर्ल की कहानी होती है। एक बुद्धिस्ट मोंक आता है आनंद, वो इससे पानी की मांग करता है लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है मैं अछूत हूँ। तो उसी के आगे स्टोरी बनती है, उसी प्लॉट पे आगे स्टोरी बढ़ती है, और वो बताते हैं कि भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है। पोस्ट ऑफिस एक प्ले है, डाकघर इसका बंगाली टाइटल था। इसके अंदर दो करेक्टर्स है, अमल और माधव। अब जो अमल होता है एक ऑर्फन बॉय होता है, एक लावारिस बच्चा होता है जिसके माँ बाप नहीं होते। वो बीमार रहता है तो मेहता जो माधव जो होता है उसको गोद ले लेता है, और डॉक्टर कहते हैं अगर आप इसको एक ही कमरे में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। तो माधव क्या करता है, उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और सिर्फ एक खिड़की खुली छोड़ देता है, और उस खिड़की से दिखाई देता पोस्ट ऑफिस। और वो उस पोस्ट ऑफिस के बारे में कल्पना करता है कि काश मेरे लिए भी कोई चिट्ठी आए। माशी। माशी एक कहानी है जतिन और उसकी आंटी की, आंट की। मासी जो होती है हमारी माँ की बहन। जतिन एक बीमार आदमी है जो मर रहा है, और जो उसकी जतिन की वाइफ है
वो मानी है और वो उसका ध्यान नहीं रखती है, उसका ध्यान रखती है माशी। इसी के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है? चलिए ये थे इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स। देखो आप है ना अगर तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से सीरियस होके तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई फिर से मैं कह रहा हूँ आप चाहे टेस्ट कहीं से करें, डेली टेस्ट दें, हर टॉपिक के टेस्ट दें। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।